नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रावत आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लाइव बायोकेमिस्ट्री में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोरोना वायरस का लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी है टेस्टिंग की, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखे ना। और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। अभी ये कोविड-19 इट इज अ डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस कोविड-19, और उसका वायरस का नाम है जो WHO ने दिया है सार्स कोव 2, सडन सीवियर एक्यूटरी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, क्योंकि ये 2002 में जो सार्स वायरस का इंफेक्शन हुआ था उसके जैसा ही ये वायरस है। ये एक महामारी है। तो चलिए दोस्तों, उसको निदान कैसे करते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी कोविड-19 टेस्टिंग का इंडिया में अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की है, उसमें कहा गया है कि जितने भी लोग जिसको ILI लाइक सिम्टम्स है, अभी ILI मींस इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसके जैसे सिम्टम्स। उसके सिम्टम्स में क्या है, तो उसके सिम्टम्स में अगर बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा है या 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, या फिर द पेशेंट को सूखी खांसी है, ठीक है, अगर सूखी खांसी आती है या बुखार आता है, अगर सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे जो सिम्टम्स है, अगर उन्होंने 14 डेज 14 दिनों के अंदर उन्होंने कहीं पे इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो उनके टेस्ट करना है। दूसरा, कि जितने भी लेबोरेटरी कंफर्म केस है उसके जो परिचय में आए हैं लोग, अगर उनको सिम्टम्स है तो उसका टेस्टिंग करना है। प्लस जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, जो कंटेनमेंट एरिया और मिटिगेशन ऑफ कोरोना वायरस में वर्क करते हैं, उनको अगर ये सिम्टम्स है ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस मींस, अगर सूखी खांसी है या तेज बुखार है या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे हेल्थ वर्कर का टेस्टिंग करना है। और जितने भी पेशेंट है जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मींस, जो फेफड़े का इन्फेक्शन अगर गंभीर है, तो वो सभी को ये टेस्टिंग कराना है। या फिर अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, कोई लक्षण उसको नहीं है, लेकिन वो जो कांटेक्ट है उसके क्लोज कांटेक्ट में है, जिसका पॉजिटिव है, कंफर्म केस है, उसके नजदीक में अगर वो रहता है, तो उसका 5 से 10 दिन के अंदर उनका टेस्ट करवाना है, ठीक है। और जो भी हॉटस्पॉट, जितने भी ज्यादा एरिया है जहाँ पे कोरोना वायरस के टेस्ट है, वहां पे जितने भी सिम्टोमेटिक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस सिम्टम्स है, वो सभी का टेस्ट कराना है। प्लस जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, अगर उनको ये सिम्टम्स है, बुखार या सूखी खांसी, उनको ये टेस्ट करना है। और ऑल सिम्टोमेटिक ILI अमंग रिटर्नीज एंड माइग्रेंट, जितने भी माइग्रेंट लोग हैं, अगर 7 दिन के अंदर उनको ये टेस्ट करवाना है। कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर डिलेड नहीं करनी है। अगर सैंपल कैन बी सेंड बाय फॉर टेस्टिंग इंडिकेटेड एज अबव 1 to 8 सैंपल, अगर इसमें से 1 से 8 में से कोई सिम्टम्स कोई पेशेंट को लग रहा है तो उसके टेस्टिंग करना है। तो ये ICMR ने अभी रिलीज किया है। ये गाइडलाइन दोस्तों हर टाइम बदलती रहती है, ये अभी की लेटेस्ट गाइडलाइन है, ठीक है। अभी इसमें जो टेस्ट होता है वो गले में और नाक में एक स्वेब डालना होता है। और इसमें जो भी पर्सन, हेल्थ केयर पर्सन जो टेस्टिंग कर रहा है, उसको फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मींस जो फेस शील्ड आता है, कैप है, मास्क है, ग्लोव्स, उसके जो एप्रॉन है, शूज कवर होता है, वो सब पहन के उसको पेशेंट का नाक में से और गले में से उसको एक स्वेब, एक डंडी जैसी आती है, उसको स्टिक स्वेब भी कहते हैं, उसमें वो नाक में से लेना है। ये ब्लड में से इसका जो कंफर्म डायग्नोसिस है उसका नाम है PCR टेस्ट। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एक मशीन है, और उससे ये टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें कोई ब्लड की अभी जरूरत नहीं है, गले में से और नाक में से एक स्वेब लेना होता है। कैसे लेना होता है हम देखते हैं, और कैसे कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट सैंपल को करना है। अगर आपके जो सिटी में अगर ये फैसिलिटी नहीं है ये टेस्टिंग की, तो कैसे कलेक्ट करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी पूरी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अभी इसके लिए हमें क्या क्या, कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए। एक तो हमें एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए, एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल चाहिए जिससे हम उसको लेबल कर सकें और पैक कर सकें, एक सेकेंडरी कंटेनर चाहिए, और जिपलॉक पाउच चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, कुल पैक जेल पैक चाहिए जिससे वो सैंपल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और फाइनली थर्मोकॉल बॉक्स, ठीक है।
अभी उसके लिए जो दंडी होती है उसको कहते हैं नेसोफेरिंजियल स्वैब, ठीक है। तो वो नायलॉन का हो सकता है, फोम टिप हो सकता है, या पॉलिएस्टर का भी हो सकता है। और ये जो स्टिक है उसको नाक में से लेते हैं। नाक में अगर सैंपल ले तो उसकी 70 to 75% उसकी सेंसिटिविटी है। मतलब कि 25% भी चांस है कि अगर इसमें से हम स्वैब ले तो अगर पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव आ सकता है टेस्ट। और जो गले में से जो स्वैब लेते हैं उसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 35% है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नाक में से स्वैब लेते हैं और दूसरा गले में से स्वैब लेते हैं, और दोनों को एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम करते हैं। इसमें हमें पेशेंट को 70 डिग्री पे उसको हेड को टिल्ट करना है, और जो फ्लेक्सिबल स्वैब है उसको ऐसे नाक में से अंदर डालना है, कब तक, जब तक हमें रेजिस्टेंस फील नहीं होता है। फिर उसको थोड़ा रब करना है, एक ट्विस्ट करना है, रोल करना है, और ये जो प्रोफेशनल है, ट्रेनी हेल्थ प्रोफेशनल, वो आराम से इसको स्वैब में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो देख सकते हो आप, जैसे नाक में से डालेंगे स्वैब, और गले का जो यहाँ पे जो नेसोफेरिंग्स है वहां से उसको रोल आउट करेंगे और वहां से उसको स्वैब को ले लेंगे। दूसरा जो है, जो कि गले में से, और जिसमें टॉन्सिल एरिया है और ये गले का भाग है, वहां से एक स्वैब लेते हैं। और ये दोनों नेसोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल स्वैब, वो दोनों को एक ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम करके है। तो ये आप देख सकते हो, ये स्वैब है और ये है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो वो जो गले और नाक दोनों में से जो हमने स्वैब लिया उसको हमें इसमें ट्रांसफर करना है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये दोस्तों, ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में एक लिक्विड होता है जिसके साथ सब एंटीबायोटिक्स और सब रहता है, ठीक है। तो जो भी आपने स्वैब लिया उसको आपको ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसमें ट्रांसफर करना है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर प्रोटीन होता है, बफर होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सब होता है, फिनोल इंडिकेटर होता है। तो ये सब वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया की जो लिक्विड होता है उसके अंदर ये सब चीजें होती है, जिससे कि कोई कंटामिनेशन हो वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे। अभी जो सैंपल लिया है उसको आपको विद इन 48 आवर्स जहाँ पे भी जो टेस्टिंग लैब है वहाँ पे उसको आपको भेजना है, और आपको मेंटेन करना है। अगर आप नहीं भेज सकते हो तो उसको आपको 4 डिग्री पे 48 आवर्स तक आपको उसको स्टोर करना है। अगर ज़्यादा 48 टू 72 3 दिन से ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आपको उसको -70 डिग्री में सैंपल को प्रिजर्व रखना है। और जब भी आप भेजें तो आपको कोल्ड चेन मेंटेन करना है। और जो भी स्पेसिमेन है उसको ये ट्रिपल लेयर कहते हैं, वो ये कंटेनर है, इसके अंदर आपको सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हो जो भी पर्सनल है उसको फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ध्यान रखना है, ग्लोव करना है, कैप मास्क करना है। स्वैब लेके फिर सैंपल जब आपने ऐड कर दिया उसके बाद उसको आपको लेबल सील कर देना है उसको। फिर कवर द सैंपल वायल्स यूजिंग द एब्जॉर्बेंट मटेरियल। तो भी मटेरियल एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसको आपको सील कर दे जिससे वायरस के कॉन्टेमिनेशन के चांस कम हो। उसके बाद उसको एक जो प्राइमरी जो आपका कंटेनर था उसको एक सेकेंडरी प्लास्टिक कंटेनर में आपको ऐड कर देना है। फिर उसको आपको जिप लॉक बैग में ऐड करना है। उसके बाद उसको आपको एक और प्लास्टिक बड़ा जो बैग है उसके अंदर आपको उसको डालना है। उसके बाद आपको उसको थर्मोकोल बैग में रख देना है। फिर उसके बाद थर्मोकोल बैग को आपको लेबल करना है, उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म आता है जो आईसीएमआर ने रिलीज किया है वो उसके हिसाब से आपको पूरा कंप्लीट डिटेल आपको भर के आपको जहाँ पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे उसको आपको ट्रांसपोर्ट कर देना है। अभी हम डायग्नोसिस सैंपल तो ले लिया हमने नेसोफेरिंग नाक और गले में से, उसके टेस्टिंग के क्या क्या टाइप है। तो एक कहते हैं उसको मोलेक्युलर टेस्टिंग, जिसमें मेनली हम पीसीआर टेस्ट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और दूसरा है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें से हम जो नॉर्मल जैसे ब्लड लेते हैं ऐसे ब्लड लेते हैं प्लेन ट्यूब में, रेड कलर की उसकी वैक्यूटी होती है, और उसमें हम एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम का टेस्टिंग करते हैं। ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए होता है, ये कंफर्म टेस्ट के लिए नहीं कराया जाता। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले स्टेप में हमें गले या नाक में से हमें स्वैब लेना है और उसको हमें वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में ट्रांसफर करना है। फिर ये सैंपल को लैब में जाएगा। लैब में फिर उसका जो जीनेटिक मटेरियल है उसको कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो हमें सेपरेट करना है राइबो न्यूक्लिक एसिड को। फिर उसके जो रिएजेंट आते हैं प्रोब, प्राइमर, वो हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद एक जो वायरस होता है ये काफी स्मॉल होता है, हम माइक्रोस्कोप में भी इवन उसको नहीं देख सकते ये जो वायरस होता है। तो ये पीसीआर टेस्ट में क्या करते हैं, ये एक वायरस है तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस वायरस की मल्टीपल कॉपीज, अगर एक वायरस होगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन काफी सारे उसको एम्पलीफाइड कहते हैं, उसका जो आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब ये मल्टीपल कॉपीज अभी देख सकते हो, पहले एक नहीं दिखेगा लेकिन इतनी सारी कॉपीज होगी तो अब दिखेगी। इसमें आफ्टर 30 साइकिल पीसीआर में हम देखेंगे थोड़े शॉर्ट टाइम में कि पीसीआर क्या होता है। तो पीसीआर में डीएनए जो उसका होता है बहुत ही बिलियंस, उसके जो मिलियन बिलियंस टाइम उसकी कॉपीज प्रोड्यूस होती है। तो इतने सारे
जो उसकी वायरल कॉपी होगी वो फिर हम उसको आराम से विजुअलाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है कि कैसे हम उसको पूरा टेस्ट करेंगे। तो देख सकते हो आप, नाक या गले में से जो स्वैब लेंगे उसको ट्रांसपोर्ट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डालेंगे और उसमें से फिर हम आरएनए, उसका जो जीनेटिक मटेरियल है उसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम आरएनए को कन्वर्ट करेंगे डबल स्टैंडर्ड cDNA में। ठीक है, और वो cDNA को हम जो रिएजेंट होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, प्रोब होता है, उससे हम उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी काफी सारी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। अभी जैसे जैसे ये मल्टीपल कॉपीज बनती जाएगी तो यहाँ पे एक जो प्रोब है उसमें एक फ्लोरोसेंट डाई है और एक क्विंचर डाई होती है। ये क्विंचर डाई क्या करती है, फ्लोरोसेंट को प्रोड्यूस नहीं होने देती है, लेकिन जब एम्प्लीफिकेशन होगा तब यहाँ से वो फ्लोरोसेंट डाई कट होगी और ये एक सिग्नल आएगा जैसे कि फ्लोरोसेंट डाई। तो जैसे बहुत सारी कॉपी जब आएगा उसके जब फेज में ये फ्लोरोसेंट होगा और ये जो सिग्नल है काफी एक्सपोनेंशियल उसका राइज होगा। और वो अगर होगा इसका मतलब कि जो सैंपल था उसमें डीएनए, अगर डीएनए होगा तो वो फ्लोरोसेंस से वो कट होगा। ठीक है, अगर ये डीएनए है तो वो एम्पलीफाइड उसकी कॉपी होगी तो ये फ्लोरोसेंट सिग्नल देगा और ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जो थ्रेशोल्ड से आप देख सकते हो, ये थ्रेशोल्ड है उसकी वैल्यू, जो बेसलाइन सिग्नल होता है वो उससे ऊपर आएगा। अगर नेगेटिव टेस्ट है तो आप देख सकते हो ये सिग्नल ऐसा आएगा, क्योंकि अगर डीएनए ही नहीं है तो उसकी कॉपीज नहीं बनेगी, कॉपीज नहीं बनेगी तो फ्लोरोसेंट सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। अभी इसके अंदर काफी सारा इश्यू, इसको जो कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAAT। अगर पुअर क्वालिटी ऑफ द सैंपल आपने ठीक से नहीं लिया, अगर कॉन्टेमिनेशन सैंपल हुआ है, ठीक से आपने हैंडल नहीं किया, ट्रांसपोर्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर एंटीबॉडी बन गए 7 दिन के बाद अगर उसका टेस्टिंग करोगे तो शायद नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी टेस्ट हमें ध्यान में रखने की चीज है। सेंसिटिविटी भी काफी इश्यू है। तो आप देख सकते हो इसमें एक स्पाइक प्रोटीन है, एस प्रोटीन। इसके अंदर एनवेलप प्रोटीन है जो हम पहले स्क्रीनिंग के लिए ये जिनको हम यूज करते हैं। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, RDRP रिवर्स आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करके एक एंजाइम होता है। तो ये सब जीनेटिक मटेरियल्स है जो आरएनए का जो वायरस है उसका होता है, तो उसको हम ये उसका जो न्यूक्लिक एसिड है ये सब का हम उसको ये टेस्टिंग करते हैं। तो हम स्क्रीनिंग के लिए पहले एक ई जीन करके है, एनवेलप जीन, उसको हम टेस्टिंग करते हैं। जो बीटा कोरोना वायरस जिसको सर्बेको वायरस भी कहते हैं वो फैमिली है, तो वो सभी ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। लेकिन ये NSORF और RDRP ये स्पेसिफिक टू द कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस 2019 है। तो हम स्क्रीनिंग के लिए पहले ये टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट नेगेटिव आएगा मीन्स उसको कोरोना नहीं है। लेकिन ये अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट ये सब करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि ये कोरोना वायरस सर्बेको वायरस के दूसरे जो फैमिली है उसका वो एक वायरस हो सकता है, वो कोरोना वायरस नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जो हमें खास ध्यान रखना है, जब हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तब हमें बायोसेफ्टी कैबिनेट BSL लेवल 2 और इक्विवेलेंट फैसिलिटी हमारे लैब में होनी चाहिए। तो ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है, इसके अंदर हमें ये टेस्टिंग उसको करना है। अभी ये PCR का जो मोलिकुलर लैब होती है वो एकदम स्पेसिफिक होता है, उसकी डिजाइन कैसे होती है ये उसका एक मैप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ से सैंपल को रिसीव किया है हमने, ये सैंपल रिसीव करा है, यहाँ से हम जाएंगे और डायरेक्ट सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। अभी ये सैंपल को प्रिपेयर करने का मतलब है कि जो उसका जो आरएनए है उसको बायोसेफ्टी कैबिनेट में उसको आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आरएनए एक्सट्रैक्शन रूम भी उसको कहते हैं। तो ये दोस्तों ये आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कैसे हम काम करेंगे आरएनए। तो आरएनए को हम एसिटिक एसिड से ट्रीट कर सकते हैं जिससे वो प्रेसिपिटेट होगा। उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उससे वो आरएनए प्रेसिपिटेट होगा। उसी क्वीजेन एम करके एक किट भी रेडीमेड आती है, मिनी प्रेप, उसके जब स्टेप दिए होते हैं, उसके अंदर एक सिलिका बीड होता है। वो क्या होता है, एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल है जो आरएनए को ले लेगा और जितना भी प्रोटीन डीएनए होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम मशीन, जो सैंपल होगा उसको, इसलिए सब फिल्टर बाहर निकल जाएगा। फिर ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसको हम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, बफर ऐड करते हैं, फिर से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो आरएनए एकदम माइक्रो मोलिक्यूल है उसको हम सेपरेट करते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे भी जब हम काम करेंगे हमें बायोसेफ्टी कैबिनेट को यूज करना है। फिर यहाँ से हम जाएंगे इस रूम में जहाँ पे एक रिएजेंट प्रिपरेशन एरिया होता है, जो PCR के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पॉलीमरेज एंजाइम है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, पॉलीमरेज होगा वो डीएनए को एम्पलीफाई करने में एंजाइम है जो मदद करेगा। ठीक है, उसके जो प्रोब आते हैं तो वो सभी चीज
इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा मास्टर मिक्स होता है जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद ये रूम है जो पीसीआर रूम है, उसके अंदर पीसीआर का एक मशीन होता है जो हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, जो वायरल आरएनए है उसको जो डीएनए में कन्वर्ट हो गया है उसकी इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एक वायरस होगा तो दिखाई नहीं देगा, जब बिलियंस, हाँ मैं बोल रहा हूँ बिलियंस, जब इतनी सारी कॉपी होगी तब वो वायरस फिर दिखेगा। तो एक वायरस में से हम मल्टीपल कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए की उसकी बनाएंगे और वो विजुअलाइज होगी। तो अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो सैंपल था उसके अंदर डीएनए था। इवन सिंगल भी आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो वो हम पीसीआर की मदद से हम डिटेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर उसको डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट होगा उसको वैलिडेट करेंगे और रिपोर्ट डिस्पैच करेंगे। ठीक है, तो ये एक बायोसेफ्टी कैबिनेट जो पहला स्टेप जो मैंने बताया था, आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्राइजोल की मदद से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आरएनए को। और ये कुछ रेडीमेड किट भी आती है, उसके प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है जिससे वो आरएनए को आइसोलेट करेगी। उसके बाद दोस्तों जो अलग अलग मिक्सचर होता है वो हम रिएजेंट प्रिपरेशन रूम में हम उसको ऐड करते हैं। अब बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है पीसीआर मींस पॉलीमरेज, पॉलीमरेज हिंदी में उसको कहेंगे पॉलीमरेज चेन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक एंजाइम होता है जो एक डीएनए में से काफी सारी डीएनए बनाएगा। जो उसमें जैसे हम रेप्लिकेशन में अगर देखेंगे तो एक डीएनए, अगर ऐसा डीएनए है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो एक डीएनए में से ऐसे दो डीएनए बनाएगा। ठीक है, वो उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसमें जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है। तो वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करता जाएगा। उसको चेन कहते हैं क्योंकि अगर एक में से दो बना, अभी ये है, ये एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा और उसमें से फिर और दो बनेंगे डीएनए। ठीक है, तो एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, जैसे जैसे एक साइकिल होगी एक में से दो, दूसरी साइकिल होगी तो दो में से चार बनेंगे, तीसरी साइकिल जब पीसीआर की होगी उसमें तीन में से आठ, चौथी साइकिल है उसमें 16 बनेंगे, पांचवी साइकिल में 32, छठी साइकिल में 64, ऐसे जैसे साइकिल बढ़ती जाएगी उसका डीएनए काफी सारा बढ़ता जाएगा। तो आप सोच सकते हो जब 25 और 30 साइकिल होगी तब मिलियंस और बिलियंस ऑफ डीएनए की कॉपी ये पीसीआर की मदद से प्रोड्यूस होता है। तो जो पीसीआर होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। अगर जो डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, उसको हम अगर सेपरेट करें तो ऐसा 2 स्टैंड होगा। तो ये जो सेपरेशन होता है वो करता है हीट की मदद से। अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं। हीटिंग से क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो एटी और सीजी बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एटी जो एडेनाइन, थाइमिन और साइटोसिन, ग्वानिन, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वीक होता है तो हीट करेंगे तो वो दोनों से सेपरेट होगा। ये हीट करने के बाद अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है, तो वो जो एंजाइम है उसको एक प्राइमर चाहिए। तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एक आरएनए प्राइमर था, यहाँ पे एक डीएनए प्राइमर है। प्राइमर मीन्स कुछ नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे ए टी सी जी ए टी ऐसे एक सीक्वेंस होगी जो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर जो टेम्पलेट डीएनए है उसके होगी। तो सपोज यहाँ पे टी ए जी सी टी ए है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे प्राइमर, यहाँ पे जो प्राइमर होगा ये 3' एंड है और ये 5' एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो हमेशा न्यूक्लियोटाइड 5' टू 3' होता है। तो यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। और ये अगर 3' है तो ये 5' होगा और यहाँ पे 3' होगा। तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा जो 5' टू 3' न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। तो 3 टू 5' रीड करता है, 5 टू 3' न्यूक्लियोटाइड ऐड होता रहता है। तो ये जो स्टेप होता है उसको कहते हैं एनीलिंग। जो ये सेकंड, पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक में डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं 90 डिग्री में, सेकंड में 50 डिग्री पे उसको प्राइमर ऐड करते हैं। उसके बाद जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे एक पूरा ऐड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और इस साइड भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है और ये डबल स्टैंडर्ड बन गया है। तो ये एक डीएनए में से दो डीएनए की कॉपी ऐसे बन जाएगी। अभी जो ये रियल टाइम पीसीआर है, ये पीसीआर और ये जो एंजाइम ऐड होता है वो 73rd स्टेज होता है, 72 डिग्री में एंजाइम ऐड होता है। अभी इसको ये कहते हैं ये स्टेप होता है, ये इसमें क्या होता है, एक में से दो बनेंगे, दो थर्ड साइकिल के बाद, 2 साइकिल के बाद 4 हो जाएंगे,
फिर 8 हो जाएंगे, 16, जैसे जैसे ये ऐसी एक साइकिल होती है। एक साइकिल में क्या होगा, 90 डिग्री पे डीनेचर करेंगे, 50 डिग्री में एनिलिंग करेंगे और 72 डिग्री सेल्सियस में उसको पोलीमराइजेशन या एक्सटेंशन होगा। ऐसी एक साइकिल होगी तब एक में से क्या डीएनए बनेगा, 2 डीएनए बन जाएंगे। फिर क्या होगा, दूसरी साइकिल होगी तो 2 में से टोटल 4 डीएनए बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें से थर्ड साइकिल के बाद 8 डीएनए हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे ये साइकिल मल्टीपल टाइम उसको रिपीट करते हैं और काफी सारे डीएनए की कॉपीज बन जाएगी और वो अब इजीली विजुअलाइज होगी और हम उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। अभी इसके अंदर जो रियल टाइम पीसीआर है, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टेप्स सिमिलर होते हैं, लेकिन जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो जो आरएनए है उसको हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डीएनए जो बन गया, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होगा उसमें जैसे ये फॉरवर्ड प्राइमर है और ये रिवर्स प्राइमर, ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम। ये टेम्पलेट डीएनए है और यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा। अभी इसके अंदर दोस्तों ये रियल टाइम पीसीआर में अंदर क्या होता है, जो एक अलग अलग टाइप्स के होता है। एक साइबर ग्रीन करके डाई होती है, साइबर ग्रीन डाई जो फ्लोरोसेंट डाई है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही बाइंड होगी। तो जब डीएनए मल्टीप्लाई होगा, डुप्लीकेट होगा, तभी वो डाई फ्लोरोसेंस सिग्नल हमें मिलेगा। एक होता है, एक मोलिक्यूलर बेकन भी होता है जिसके अंदर इस टाइप का एक क्विंचर डाई होती है, वो फ्लोरोसेंट डाई। यहाँ पे एक होता है टेकमैन प्रोब। अब ये टेकमैन प्रोब क्या होता है, प्रोब मतलब कुछ नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड की इसके अंदर भी सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री इसके डीएनए के साथ मैच होती होगी, लेकिन उसमें एक साइड यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई होगी, ठीक है, फ्लोरेसिन डाई करके आती है, उसको डाई होती है, एफएम करते हैं उसको, और यहाँ पे एक क्विंचर होगा। अभी क्या होता है, जैसे जैसे डीएनए ऐड होता जाएगा, इसका मतलब डीएनए एम्प्लीफाइड हो रहा है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो जैसे पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस एक्टिविटी से ये कट होगा और ये फ्लोरोसेंट रिलीज होगा। और वो रिलीज पीसीआर में कैसे देखा गया, सपोज ये साइकिल है, जैसे ये 1 2 3 4 साइकिल, या फिर 10 साइकिल, ये 20 साइकिल, ये 30 साइकिल, और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट सिग्नल है। तो जैसे ये एम्प्लीफिकेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ये प्रोब को कट करेगा, जिससे एक फ्लोरोसेंट सिग्नल, एक लाइट जनरेट होगी। ये लाइट जब काफी सारे डीएनए बन जाएंगे तब वो एक बेसलाइन से ऊपर आएगी, जिसको कहते हैं यहाँ पे जो ये बेसलाइन कहते हैं, साइकिल ऑफ थ्रेशोल्ड इसको कहते हैं, सीटी वैल्यू। तो उससे जब जब एक्सपोनेंशियल फेज में होगा, इसका मतलब काफी सारा, अब आप सोच सकते हो जब 20 साइकिल होगी, तब 30 साइकिल होगी, तब बिलियंस कॉपी होगी। तब 30 में से अगर 31वीं साइकिल होगी तो जैसे 10 करोड़ है, उसमें से 20 करोड़ बैक्टीरियल की कॉपी बन जाएगी, डीएनए की कॉपी बन जाएगी। तो वो जो सिग्नल होगा वो एक्सपोनेंशियल ऐसा इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो सिग्नल है तो वो तब होगा जब एक कॉपी डीएनए की वायरल में होगी। तो एक कॉपी होगी, उसमें से जब मल्टीप्लाई कॉपी होगी और वो फ्लोरोसेंट सिग्नल आएगी। अगर टेस्ट नेगेटिव है, ये इसको ऐसा सिग्नल आएगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर ये बेसलाइन है, उससे भी सिग्नल ऐसे कम आएगा तो उसको कहेंगे टेस्ट नेगेटिव। ये बेसलाइन से कम क्यों आएगा, क्योंकि डीएनए था ही नहीं, वो वायरस आरएनए था ही नहीं। आरएनए होगा तो वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, एक डीएनए होगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज होगी। अब डीएनए ही सैंपल में नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये टेस्ट एम्पलीफाई नहीं होगा, तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हो हमें क्या क्या चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड जो बिल्डिंग ब्लॉक है, डीएनटीपी चाहिए। एक डीए पॉलीमरेज होता है, उसका नाम है टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्विटस पॉलीमरेज एंजाइम, जो हीट काफी स्टेबल होता है, ठीक है, हमारा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से। एक वो हमें चाहिए, हमें ये प्राइमर चाहिए, हमें प्रोब चाहिए। तो ये सभी चीजें एक मिक्सचर में, हमें जो रिएजेंट प्रिपरेशन रूम है वहां पे हम ये सब चीजें बनाते हैं। तो ये उसका एक प्रोपोर्शन होता है, उसमें हम जैसे ये ट्यूब में हम ऐड करते जाएंगे। ये प्री पीसीआर है, पीसीआर मशीन से पहले यहाँ पे जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है, यहाँ पे हम पूरा ऐड करते जाएंगे जो भी हमारा मिक्सचर है। और यहाँ पे खास एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आरएनए होगा वो आरएनए फ्री वाटर यहाँ पे यूज होगा लैब में। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग ई जिंक से होगा, ये इसके फॉरवर्ड और रिवर्स, उसके जो प्राइमर जो मैंने बताया था ये, ठीक है, या फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर हो गए, तो ये है। और ये होगा उसका प्रोब, ठीक है, जिसकी सीक्वेंस दिया है, एक साइड ये फ्लोरोसेंट डाई होगी और यहाँ पे क्विंचर डाई होगी। तो ये टेकमैन प्रोब रहेगा दोनों तरफ। तो जैसे ही एम्प्लीफिकेशन होगा इस साइड और यहाँ पे इस साइड एम्प्लीफिकेशन होगा, तो वो फ्लोरोसेंट कट करेगा और फ्लोरोसेंट की सिग्नल हमें पता चलेगा। हमेशा जब भी ये टेस्ट करेंगे तो ये आरएनए पीस करे, आरएनएसपी करके है, उसका एक कंट्रोल हमें यूज करना है, वो जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रोसीजर है वो सही है या गलत है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो H2O 5 माइक्रो लेना है, वो RNA फ्री वाटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि RNAs रहेंगे तो वो RNA को ब्रेक डाउन कर देंगे, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। फिर एक रिएक्शन मिक्स होगा जिसके अंदर हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होगा, DNTP होगा, बफर हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो सब मिक्सचर में रहेगा। फिर ये प्राइमर प्रोब का एक मिक्सचर रहेगा, वो 1.5 माइक्रो ऐड करना है। तो इसकी किट जो आती है वो रेडीमेड आती है। फिर एक वन स्टेप में रहेगा RT-PCR, ये एंजाइम क्या करेगा, RNA होगा उसको DNA में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा सैंपल होगा वो हमें 5 माइक्रो लेना है। ये टोटल 25 का हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, एक हमें प्रोब चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, ठीक है, तो ये प्रोब करके क्विंचर डाई होगी, ये फ्लोरोसेंट डाई होगी, ये एक प्राइमर होगा जो दोनों साइड ऐड होता जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर, ये पॉलीमरेज होगा जो पॉलीमराइजेशन करेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हमें ये न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और बफर होगा जो हमारी पॉलीमरेज को एक्टिवेट रखेगा। तो ऐसे हम जो ट्यूब होगी उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जितना भी हमें लेना है प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें पिपेटिंग करना है, ठीक है। तो उसकी ये जो रेडीमेड किट आती है इसके अंदर सब ये पॉलीमरेज एंजाइम, प्रोब्स, प्राइमर्स, वो सब किट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अभी अलग अलग जो किट आती है, एक किट का नाम है अल्टोना किट, जिसके अंदर पहले हम स्क्रीनिंग में ई जीन डिटेक्ट करते हैं और दूसरे में हम एस जीन करते हैं। अगर ई और एस दोनों पॉजिटिव आया तो सार्स पॉजिटिव है, अगर ई पॉजिटिव है और एस नेगेटिव है मतलब कि वो सर्विकोको वायरस की फैमिली है लेकिन वो कोरोना वायरस नहीं है। जबकि जो माइलैब लैब है जो इंडिया में ही डेवलप हुई है, या सीमेंस की जो किट आती है उसमें स्क्रीनिंग में तो ई जीन ही डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी में उसमें RDRP मतलब RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, RNA को एज अ टेम्परेचर स्ट्रेन लेके RNA में से दूसरा एक RNA बना देगा। तो वो जो एक वायरस में है वो जीन को हम डिटेक्ट करेंगे, वो दोनों अगर पॉजिटिव आए तो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, ठीक है। ये अलग अलग किट है, तो अल्टोना किट, माइलैब किट, सीजीन, एसडी बायोसिंथेटिक किट, वो सभी की सेंसिटिविटी काफी अच्छी है, वो किट काफी अच्छी है। अभी कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है उसमें हमने देखा उसमें ई जीन था और RNA पॉलीमरेज P एज अ कंट्रोल था। अभी कंफर्मेटरी टेस्ट में RDRP करके है, रिवर्स RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, उसका फॉरवर्ड रिवर्स डाइमर और उसका स्पेसिफिक उसका प्रोब रहेगा, ठीक है। और एक ओपन रीडिंग फ्रेम, उसको भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो दो में से कोई भी जो एटलीस्ट दो जीनोमिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव आने चाहिए, एक इधर ई जीन आना चाहिए और RDRP या ORF कोई भी पॉजिटिव दो आएगा तभी हम पॉजिटिव कहेंगे। उसमें भी सब प्रोटोकॉल सेम ही है, वाटर लेना है, वो मिक्सचर लेना है जिसके पॉलीमरेज एंजाइम और बाकी सब मिक्सचर रहेगा, प्राइमर पॉलीमरेज का मिक्सचर लेना है, RT एंजाइम लेना है और टेम्पलेट सैंपल लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें उसको PCR की जो ट्यूब आती है उसमें उसको लेना है। इसमें अभी जो टेम्परेचर मशीन में सेट करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए 55 डिग्री फॉर 30 मिनट्स रखना है। टेक इनहिबिटर उसको इनएक्टिवेट करना है तो वो 95 डिग्री पे रखेंगे, और एम्पलीफिकेशन जो होगी अबाउट 45 साइकिल, तो इस हिसाब से हमें उसको सेट करना है। तो ये PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की ये ट्यूब आती है, वो हर एक मशीन के वाइज अलग अलग आती है। जैसे ये एक मशीन है उसके अंदर इस टाइप की ये ट्यूब आएगी, वो ट्यूब के अंदर हमारा जो 25 माइक्रो जो सैंपल हमने बनाया वो करना है, तो उसको हमें ये मशीन आते हैं PCR मशीन इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हमें उसको ऐड करना है। और इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे हमें ये जो प्रोग्राम सेट किया होता है कि 95 डिग्री पे हीट करना है, फिर उसको प्राइमिंग करना है 50 डिग्री है और 72 डिग्री में एक्सटेंशन लेना है। ऐसे जो एक साइकिल है वो कितनी बार हमें करना है, 30 टाइम्स करनी है, 40 टाइम्स करनी है, तो उसके भी अलग अलग टाइम होता है कि 90 डिग्री 1 मिनट के लिए रखना है, 50 डिग्री जो एनीलिंग होता है वो 1 मिनट के लिए रखना है, और एक्सटेंशन है वो 2 मिनट के लिए रखना है। तो वो हम साइकिल टाइम करना है, जैसे एक साइकिल में 3 से 4 मिनट जाती है, तो टोटल अगर 40 साइकिल हमने किया है तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर इसमें लग जाएंगे। तो टोटल जो स्टेप होते हैं वो 6 आवर जैसा लग जाता है। तो पूरी बैच में अगर करते हैं तो एटलीस्ट 6 आवर का टाइम एक टेस्ट में ये लग जाता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि जो RNA आया था उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हमें पिपेटिंग करके वो मास्टर मिक्स बनाना है, मास्टर मिक्स को हम ट्यूब में रखेंगे और उसके बाद उसको ये 2 to 3 आवर करेंगे, उसके बाद हम उसको एनालिस करेंगे। तो टोटल 6 आवर का नॉर्मल इंक्यूबेशन रहता है। तो अगर आप देख सकते हो अगर कोरोना पॉजिटिव सैंपल होगा तो ये ऐसा ये एक्सपोनेंशियल फेज होगा और काफी सारा ये फ्लोरोसेंट सिग्नल डिटेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो ये एक बेसलाइन है जिसको कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अगर उससे रिजल्ट कम आएगा, लोअर लाइन में आएगा या ये जोन में आएगा, तो उसका मतलब ये टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि जो पहले का जो सैंपल था उसमें कुछ था ही नहीं, वायरस RNA का एक सिंगल वायरस था ही नहीं, जिसकी वजह से ये टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन अगर एक भी वायरस होगा तो आप देख सकते हो, हमने देखा कि एक में से 2 बनेंगे, RNA में से DNA बनेगा, DNA में से 2 कॉपी, 4 कॉपी, 8, 16 ऐसे बिलियंस कॉपी बनेगी। तो जब बिलियंस कॉपी बनेगी
तब वो हमें विजुअलाइज होगी कैसे, वो उसका यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट सिग्नल रहता है, ये फ्लोरोसेंट सिग्नल है, और ये आप देख सकते हो साइकिल है। तो 30 साइकिल पे आप देखोगे तब तक इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद काफी इतने सारे बिलियंस कॉपी हो गए हुए, मिलियंस कॉपी है, तो वो फ्लोरोसेंट सिग्नल एकदम स्पाइक आएगा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज मतलब फिर 10 लाख में से डायरेक्ट एक साइकिल होगी तो भी 20 लाख हो जाएगी, और वो एक सिग्नल अच्छा सा पिक देगा। तो वो अगर इस टाइप का अगर दिखेगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव, ये होगा कोरोना वायरस पॉजिटिव। ठीक है, अभी एक दूसरा आया है रैपिड एंटीबॉडी किट, तो वो 30 मिनट में ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये टेस्ट कब आएगा, 7 से 10 दिन के बाद। अब इसमें जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है, जो शुरू में एंटीबॉडी बनते हैं उसको आईजीएम कहते हैं, जो 3 से 4 वीक के बाद बनते हैं उसको आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं। तो एक किट आती है, हमारा ब्लड लेके ब्लड में से सीरम सेपरेट करेंगे और वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो अगर पॉजिटिव आया, एक बैंड होता है, जैसे ये प्रेगनेंसी की किट कैसी होती है ऐसी ये किट आएगी। जैसे ये प्रेगनेंसी की किट जैसे होता है, यहाँ पे हमें सैंपल ऐड करना होता है, एक बफर ऐड करना होता है, फिर एक जोन होता है, एक ये कंट्रोल के लिए, ये कंट्रोल के लिए, ये एक आईजीएम के लिए और आईजीजी। अगर ये कंट्रोल नेगेटिव आया तो टेस्ट को इनवैलिडेट करना है, क्योंकि जो कंट्रोल जो हमारे होता है कि भाई उसको हम एक रेफरेंस रखेंगे कि वो एटलीस्ट आना ही चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमारा रिएजेंट सैंपल सब ठीक है कि नहीं। तो एटलीस्ट ये बैंड तो आना ही चाहिए। अगर ये 2 बैंड में नहीं आया तो वो टेस्ट नेगेटिव है, उसको आईजीएम आईजीएम नहीं। लेकिन उसका ऐसा मतलब नहीं है कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। अगर 7 दिन के अंदर भी अगर पेशेंट आएगा तो तब टेस्ट आईजीएम आईजीजी नेगेटिव है, मतलब एंटीबॉडी नहीं बने हैं। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर अगर सैंपल हमने लिया है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हो गया तो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर टेस्ट अगर ऐसा नेगेटिव आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एक्सपोजर नहीं हुआ है, उसका हमें आरटीपीसीआर से, अगर सिम्टोमेटिक है तो हमें आरटीपीसीआर से हमें उसको कंफर्म करना है। लेकिन अगर ये जब एंटीबॉडी टेस्ट कब काम लगेगी, अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है, अगर उसका ये टेस्ट आईजीएम पॉजिटिव आता है, मीन्स उसके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए, तो वो अगेन वो उसके काम पे जा सकता है। या फिर पॉपुलेशन में कितने लोगों को ये कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आइडिया हमें ये, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इससे जस्ट आइडिया आएगा। ठीक है, और ये मेन है कि जब इन्फेक्शन रिजल्व हो जाएगा, एंटीबॉडी हमारी एंटीजन के अगेंस्ट वायरस के खिलाफ बन जाएगी, तब जाके ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये यहाँ पे आईजीसी कंट्रोल सी बैंड है और एक आईजीएम, ये 2 बैंड दिखेंगे, इसका मतलब एक रिसेंट इन्फेक्शन है, 7 से 15 दिन के बीच में एक इन्फेक्शन हुआ था, वो हमें पता चलेगा। और एंटीबॉडी बन गया है मीन्स वो अभी सुरक्षित होगा, वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो वो वर्क में जा सकता है। और अगर 4 वीक आईजीजी पॉजिटिव आया, इसका मतलब सी बैंड और आईजीजी में अगर बैंड दिखेगा तो मतलब उसको 4 वीक के पहले एक इन्फेक्शन हुआ था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है। तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, उससे ऑल ओवर पॉपुलेशन में कितना स्प्रेड हुआ है वो थोड़ा आइडिया आएगा, प्लस अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब एंटीबॉडी बन के वो काम पे जा सकता है। तो उस पर्पज के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सैंपल हमें ऐड करना होता है, यहाँ पे ये सैंपल ऐड करना होता है। तो ये सी का बैंड है, कंट्रोल का बैंड, आईजीजी और आईजीएम। तो अगर ये सी पे ही बैंड आया, आईजीएम आईजीजी पे बैंड नहीं दिखेगा, इसका मतलब वो सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी के टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, शायद पहले 7 दिन के अंदर होगा तो एंटीबॉडी नहीं भी प्रोड्यूस होगा, और उसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि नहीं हुआ है तो उसको इन्फेक्शन ना भी हुआ हो। लेकिन ऐसा जरूरी है कि ना ही हुआ, इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें सिम्टोमेटिक लग रहा है तो उसका आरटीपीसीआर जो हमने देखा उससे हम कंफर्म कराएंगे। ये कब है, जब पॉपुलेशन में ऑल ओवर क्या उसका कितना स्प्रेड हुआ है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर को वर्क में जाना है कि नहीं जाना है, वो इसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सैंपल एक बफर आता है, सैंपल ऐड करना होता है। फिर अगर ये आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो वो एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया और आईजीएम में आया, इसका मतलब उसको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। अगर इसमें आया और आईजीजी में बैंड आया तो उसको मतलब उसको 4 वीक के पहले कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। तो ये एक एंटीबॉडी टेस्टिंग था जो अभी रिसेंट अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है। अभी जो बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजिकल के जो हम ब्लड लेते हैं उसमें क्या क्या टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं ये पेशेंट में। तो ये इन्फेक्शन है, इसके लिए हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड जो काउंट होते हैं श्वेत कण वो बढ़ जाएंगे, तो उसका काउंट बढ़ जाएगा। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाएगा, तो न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होगा, लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका रेशियो अगर 3.5 से ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, प्लस जो मार्कर है जैसे लीवर एंजाइम के एसजीपीटी एसजीओटी इंक्रीज, अगर लीवर डैमेज है तो पीटीओटी इंक्रीज हो जाएगा, हिमोलाइसिस अगर हो रहा है तो एलडीएच इंक्रीज हो जाएगा।
फिर ये जो एक साइटोकाइन स्टॉर्म करके आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, डी डाइमर है, अगर थ्रोम्बोटिक एपिसोड है, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, प्रोकैल्सिटोनिन, सीआरपी, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, वो बढ़ जाएंगे। ये कार्डियक ट्रोपोनिन अगर कार्डियोमायोपैथी हार्ट को इफेक्ट करेगा तो वो बढ़ जाएगा, लीवर को इफेक्ट करेगा तो बिलीरुबिन एंजाइम बढ़ जाएगा। तो ये सभी टेस्ट, अगर लिम्फोपेनिया है पेशेंट को और फेरिटिन लेवल इंक्रीज है, ईएसआर सीआरपी हाई है, लंग इन्फेक्शन है, तो ये साइटोकाइन सर्ज, इन्फ्लेमेशन, सीवियर इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये सब टेस्ट फेरिटिन, सीआरपी, ईएसआर कराने से पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है वो हमें पता चलता है। तो आप देख सकते हो। उसके अलावा एक और टेस्ट है इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन, फेरिटिन, सीआरपी, ये सभी इन्फ्लेमेशन के मार्कर है। इसका लेवल जितना ज्यादा है, इसका मतलब इतनी सीवियरिटी ज्यादा है। तो पेशेंट सीवियर है, पेशेंट को मॉनिटरिंग करने में ये सब बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप ये सब टेस्ट मैंने आपको बताया। मेन जो हमारा टेस्ट है रियल टाइम पीसीआर, तो मशीन मैंने बताया कि एक वायरल में से आरएनए में से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, तो जिससे वो फ्लोरोसेंट सिग्नल में डिटेक्ट कर पाएगा। तो अगर ये बेसलाइन ग्राफ है और ऐसा 30 साइकिल के बाद ऐसा पिक आएगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो उसके कंप्यूटर में हम देखेंगे तो उसका वायरस का ऐसा आएगा, ये होगा तो ये नेगेटिव कोरोना वायरस है, ये पॉजिटिव है। एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो स्क्रीनिंग पर्पज के लिए और सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे प्रेगनेंसी किट जैसी ऐसी स्ट्रिप आएगा जिसपे कंट्रोल, आईजीएम और आईजीजी के बैंड हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सैंपल ऐड करना होता है। तो दूसरे जो मार्कर है जैसे मेट्रोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री में एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन वो इंक्रीज हो जाएगा। लीवर अगर इन्वॉल्व है, कार्डियक इन्वॉल्व है, ट्रोपोनिन बढ़ जाएगा। थ्रोम्बोटिक एपिसोड है तो डी डाइमर इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन काफी साइटोकाइन मार्कर है तो इंटरल्यूकिन 6 है, सीआरपी लेवल है, फेरिटिन लेवल, ये सब काफी बढ़ जाएगा। तो ये है, इसका मतलब पेशेंट का प्रोग्नोसिस काफी पूरा है, हमें काफी उसका ध्यान रखना है, उसको वेंटी पे रखना है अगर उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो ये सब लेबोरेटरी टेस्ट मैंने आज कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो भी अभी अवेलेबल है, और भी सभी काफी सारे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक के लिए हो सकती है, जैसे कि क्रिस्पर करके एक टेक्नोलॉजी है, क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये टेक्निक से हम जीन एडिटिंग आरएनए को कट करेंगे और उसका जो फ्लोरोसेंट होगा उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। तो ऐसी सब टेक्निक फ्यूचर में अवेलेबल भी होगी जिसमें शॉर्ट टाइप के अंदर हम वायरस को डिटेक्ट कर सकेंगे। उसके अलावा एक लैम्प टेक्नोलॉजी भी होती है, लूप आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, वो भी शॉर्ट टाइम में पीसीआर, ये टाइप पीसीआर का जैसा ही वो एक टाइप है और जिसकी वजह से हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको आज सब बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए जिसका आप मेरे ऐसे फ्यूचर वीडियो भी आप देख सकें। तो आई होप मुझे ये आपको वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।